स्वागत है। आज हम ज्ञान की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां जीवन और मृत्यु का संतुलन बहुत ही महीन धागे से बंधा होता है। हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टांग हृदयम की और उसमें छिपे विष और उसके उपचार के वो प्राचीन रहस्यों की। हमारे सामने इस ग्रंथ के विश्व विज्ञान से जुड़े कुछ अहम अंश हैं। जी हाँ। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद है इस प्राचीन दस्तावेज के जरिए ये समझना कि हजारों साल पहले आयुर्वेद विष को कैसे देखता था, उसकी कितनी किस्में मानी जाती थी और सबसे दिलचस्प उनसे लड़ने के क्या तरीके थे। बिल्कुल। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सांप बिच्छू के डंक तक सीमित नहीं था, है ना? इसका दायरा तो मुझे लगता है कहीं ज्यादा बड़ा और शायद चौंकाने वाला भी है। हाँ बिल्कुल, बहुत व्यापक था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं आयुर्वेद के 8 स्तंभों में से एक से, जिसे दंष्ट्रा चिकित्सा कहा गया है। सुनने में ये शायद सिर्फ दांत या डंक का इलाज लगे, पर क्या ये वाकई इतना ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम थोड़ा सा कह सकते हैं भ्रामक हो सकता है अगर हम सिर्फ शाब्दिक अर्थ पर जाएं। अष्टांग हृदयम में, जैसा आपने कहा, आयुर्वेद के 8 प्रमुख अंग यानी अष्टांग बताए गए हैं और दंष्ट्रा चिकित्सा उनमें से एक है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ दांत गड़ाने या डंक मारने वाले जीवों के जहर तक ही सीमित नहीं थी। इसे हम उस समय का विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी कह सकते हैं, एक तरह से। ओहो, टॉक्सिकोलॉजी, अच्छा। हाँ, ये शाखा मूल रूप से हर तरह के विष के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने, उनके लक्षणों को पहचानने और फिर उनके सटीक उपचार पर केंद्रित थी। मतलब ये एक पूरी विशेषज्ञता थी जो जीवन रक्षक ज्ञान का भंडार थी। इसमें केवल जहरीले जानवरों का जहर ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों, खनिजों, धातुओं और यहाँ तक कि वो कृत्रिम रूप से बनाए गए विषों का भी विस्तृत अध्ययन शामिल था। ये तो वाकई बहुत व्यापक है। सिर्फ डंक या काटने का इलाज नहीं, बल्कि पूरा विष विज्ञान। अच्छा, तो अगर इतने अलग अलग स्रोतों से विष आ सकते थे, तो क्या अष्टांग हृदयम में उन्हें पहचानने या वर्गीकरण करने का कोई तरीका बताया गया है? कोई सिस्टम था? हाँ बिल्कुल। किसी भी विज्ञान की तरह वर्गीकरण यहाँ भी महत्वपूर्ण था। अष्टांग हृदयम के रचयिता वाग्भट ने विषों को उनके मूल स्रोत के आधार पर, मतलब कहाँ से वो आ रहा है, उस बेसिस पर मुख्य रूप से 2 बड़ी श्रेणियों में बांटा है। और ये वर्गीकरण बहुत तार्किक और समझने में आसान भी है। अच्छा, कैसे? पहली श्रेणी है स्थावर विष। स्थावर संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है स्थिर, अचल, जो अपनी जगह पर रहता हो। तो इस श्रेणी में वे सभी विष आते हैं जो स्थिर स्रोतों से मिलते हैं, जैसे कि जहरीले पेड़ पौधे, उनकी जड़ें, पत्ते, फल, फूल, या फिर खनिज पदार्थ और धातुएं जिनसे वो विषैले यौगिक बन सकते हैं। ठीक है, स्थावर मतलब स्थिर स्रोत, पौधे, खनिज वगैरह। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी है जंगम विष। जंगम का मतलब है गतिशील, चलने फिरने वाला। जंगम? अच्छा, चलने वाला। हाँ, तो ये श्रेणी उन विषयों के लिए है जो गतिशील प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, मकड़ी, जहरीले कीड़े मकोड़े, चूहे, कुत्ते वगैरह। उनके काटने, डंक मारने या उनके शरीर से निकले स्राव के संपर्क में आने से जो विष शरीर में प्रवेश करते हैं। स्थावर और जंगम, स्थिर और गतिशील। ये वर्गीकरण सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन ये उस समय की अवलोकन क्षमता को दिखाता है कि उन्होंने विष के स्रोत को ही उसके क्लासिफिकेशन का आधार बनाया। ये सोचने में मदद करता है कि खतरा कहाँ से आ सकता है। लेकिन क्लासिफिकेशन के बाद अगला सवाल आता है उपचार का। अगर विष शरीर में पहुंच ही गया है, तो वाग्भट इससे निपटने के लिए क्या रास्ते सुझाते हैं? क्या सिर्फ जड़ी बूटियां और दवाएं थीं या कुछ और भी? नहीं, उपचार का दृष्टिकोण कहीं ज्यादा विस्तृत और कह सकते हैं बहुआयामी था। सिर्फ दवा देने तक सीमित नहीं था। वो वाग्भट ने विष के प्रभाव को शांत करने, उसे निष्क्रिय करने और शरीर से बाहर निकालने के लिए कई विधियां बताई हैं। इसे आप एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं। मल्टी प्रोंग्ड। सबसे पहले तो, जैसा आपने कहा, विभिन्न औषधियों का प्रयोग था। ये औषधियां विष की प्रकृति, मतलब वो स्थावर है या जंगम, उसकी तीव्रता कितनी है और शरीर पर उसका प्रभाव क्या है, जैसे वो किस दोष को बढ़ा रहा है, इसके अनुसार बड़ी सावधानी से चुनी जाती थी। एंटीडोट की तरह। अच्छा, मतलब विष के हिसाब से दवा। हाँ बिल्कुल। लेकिन दवा देने के साथ साथ या कभी-कभी उससे भी पहले शरीर से विष को सक्रिय रूप से बाहर निकालना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। बाहर निकालना कैसे?
इसके लिए पंचकर्म की कुछ शोधन क्रियाओं का प्रयोग होता था, जैसे वमन यानी औषधियों द्वारा उल्टी कराना और विरेचन यानी दस्त कराना। ओ, वमन और विरेचन। जी, इनका उद्देश्य था कि विष रक्त में पूरी तरह मिलने और शरीर में फैलने से पहले ही उसे पाचन तंत्र से बाहर निकाल दिया जाए। ये तो लॉजिकल लगता है। इनके अलावा कुछ और क्रियाएं भी थीं, जैसे रक्त मोक्षण यानी प्रभावित स्थान से थोड़ा रक्त निकालना या कुछ लेप लगाना ताकि विष का फैलाव रोका जा सके या उसके असर को वो लोकल लेवल पे ही कम किया जा सके। प्राथमिक उपचार की तरह। ये दिलचस्प है कि उपचार सिर्फ विष को न्यूट्रलाइज करने पर नहीं, बल्कि उसे शरीर से बाहर निकालने पर भी उतना ही फोकस था। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री में एक संस्कृत श्लोक का भी जिक्र है जो उपचार के सिद्धांत को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। मंत्रोषधि बलैश्चैनम विषम चाशु निवर्तेत। ये सिर्फ दवा या शारीरिक प्रक्रियाओं से बढ़कर कुछ और भी बताता है ना? ये मंत्र और बल, इनका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये श्लोक अष्टांग हृदयम की विष चिकित्सा के दर्शन का सार है, आप कह सकती हैं। ये दिखाता है कि उपचार केवल भौतिक शरीर या केमिकल रिएक्शंस तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें मन और चिकित्सक की अपनी क्षमता का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मन और चिकित्सक की क्षमता। बिल्कुल। श्लोक का अर्थ है मंत्र, औषधि और बल। इन तीनों के सम्मिलित प्रयोग से विष को आशु यानी शीघ्रता से, जल्दी से निवर्तियेत यानी दूर करना चाहिए, उसके प्रभाव को समाप्त करना चाहिए। ठीक है, औषधि तो समझ आता है, दवाएं, जड़ी बूटियां, लेकिन ये मंत्र? हाँ, औषधि तो स्पष्ट है, लेकिन मंत्र का अर्थ यहाँ सिर्फ धार्मिक श्लोक या जाप तक सीमित नहीं हो सकता। ये ज्यादा व्यापक है। ये शायद मानसिक शक्ति, एकाग्रता, सकारात्मक संकल्प या रोगी का आत्मविश्वास बढ़ाने की ओर संकेत करता हो सकता है कुछ विशेष ध्वनियों के उपचारात्मक प्रयोग की बात हो। ये दिखाता है कि वो मन की अवस्था का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते थे। एक तरह से ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का प्राचीन विचार हो सकता है। लेकिन मंत्र का प्रयोग, क्या ये थोड़ा अंधविश्वास जैसा नहीं लगता, या इसका कोई साइकोलॉजिकल आधार था जिसे वो समझ रहे थे और इस्तेमाल कर रहे थे? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में अक्सर शरीर और मन को अविभाज्य माना जाता था। संभव है कि मंत्र का प्रयोग रोगी में आशा जगाने, उसका डर कम करने और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया जाता हो, जो स्वयं ही उपचार प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। इसे आप प्लेसिबो इफेक्ट का एक प्रारंभिक रूप भी कह सकती हैं, या शायद वे ध्वनि कंपन के किसी सूक्ष्म प्रभाव को भी मानते हों। ग्रंथ में इसकी बिल्कुल सटीक व्याख्या तो नहीं मिलती, लेकिन ये मानसिक पहलू के महत्व को जरूर रेखांकित करता है। ठीक है, मान लिया कि मंत्र का एक मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकता है। अब ये तीसरा शब्द बल, इसका क्या अर्थ है? शारीरिक बल? नहीं, यहाँ बल का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। ये भी बहुत गहरा शब्द है। ये चिकित्सक की अपनी क्षमता, उसकी युक्ति, उसका अनुभव, सही समय पर सही निर्णय लेने की कला, स्थिति का आकलन करने की सूझबूझ और उपचार की सही रणनीति बनाने की ताकत है। अच्छा, तो ये चिकित्सक का स्किल और जजमेंट है? हाँ, बिल्कुल। ये चिकित्सक की निपुणता, उसका कौशल और उसका आत्मविश्वास है। तो बल एक तरह से चिकित्सक का अनुभव और उसकी निर्णय क्षमता हुई। लेकिन ये तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। क्या ग्रंथ इसे मापने या विकसित करने का कोई तरीका बताता है, या ये बस कुछ ही सिद्धहस्त चिकित्सकों के पास होता था? ग्रंथ सीधे तौर पर इसे मापने का तरीका तो नहीं बताता, पर इस बात पर जोर जरूर देता है कि चिकित्सक को शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव और तीव्र बुद्धि वाला भी होना चाहिए। बल शायद निरंतर अभ्यास, गुरुओं से सीख और अपने अनुभवों से लगातार सीखते रहने से विकसित होता होगा। ये इस बात को रेखांकित करता है कि चिकित्सा सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि एक कला भी है, जहाँ चिकित्सक की अपनी अंतर्दृष्टि और निर्णय क्षमता महत्वपूर्ण होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये मंत्र, औषधि, बल का सिद्धांत कितना समग्र है, कितना हॉलिस्टिक है। सही कहा। ये उपचार को केवल दवा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि रोगी की मानसिक स्थिति, मंत्र और चिकित्सक की अपनी विशेषज्ञता, बल को भी उतना ही आवश्यक मानता है। जी। ये वास्तव में एक होलिस्टिक दृष्टिकोण है जो तन, मन और चिकित्सक की भूमिका तीनों को एक साथ लाता है। वाह, मंत्र, औषधि,
और बल, तन, मन और चिकित्सक, ये तिकड़ी वाकई उपचार की एक गहरी और परिपूर्ण समझ को दर्शाती है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास लगता है। अच्छा, तो अष्टांग हृदयम में विश्व विज्ञान के तहत और कौन-कौन से खास विषयों पर विस्तार से बात की गई है? क्या ये सिर्फ इन सामान्य सिद्धांतों तक ही सीमित है या और भी कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धांत तो नींव है, लेकिन ग्रंथ का उत्तर स्थान नाम का जो खंड है वो विश्व विज्ञान की बारीकियों में उतरता है। उसमें कई विशिष्ट प्रकार के विषयों और उनके उपचारों पर विस्तृत अध्याय हैं। जैसे? उदाहरण के लिए एक पूरा खंड सर्पदंश चिकित्सा पर है। इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि सांप काट ले तो क्या करना है, बल्कि विभिन्न प्रकार के सांपों, जैसे उस समय की समझ के अनुसार जिन्हें वे दर्वीकर, कोबरा जैसे फन वाले, मंडली, वाइपर जैसे और राजल, क्रेट जैसे धारीदार कहते थे, उनके काटने से शरीर में क्या अलग अलग लक्षण पैदा होते हैं। अच्छा, अलग अलग सांपों के लिए अलग लक्षण। हाँ, उनका जहर किस तरह असर करता है, जैसे कोई नर्वस सिस्टम पर, कोई खून पर, और उनके लिए क्या विशिष्ट औषधियां या उपचार प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन है। ये तो कमाल है। मतलब वे जानते थे कि हर सांप का जहर एक जैसा नहीं होता और उसका इलाज भी अलग होना चाहिए। ये बिना आधुनिक लैब और केमिकल एनालिसिस के कैसे संभव था? ये तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर का सबूत है। बिल्कुल, ये लक्षणों के सूक्ष्म निरीक्षण और पीढ़ी दर पीढ़ी जमा हुए अनुभव पर आधारित ज्ञान था। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण खंड है कीट लूतादी चिकित्सा। कीट यानी कीड़े मकोड़े, लूता मतलब मकड़ी। हाँ, कीट लूतादी। तो ये खंड विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़ों, बिच्छुओं, कनखजूरों और मकड़ियों के काटने या डंक मारने से होने वाले प्रभावों और उनके उपचारों पर केंद्रित है। हमारे आसपास ऐसे जीव तो बहुत होते हैं, तो ये उस समय के लोगों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता का विषय रहा होगा। हाँ, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्या रही होगी। और क्या था? एक और बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण पहलू है दोषों पर विष का प्रभाव। दोष? वात, पित्त, कफ वाले? हाँ, वही। आयुर्वेद का आधार त्रिदोष सिद्धांत है, वात, पित्त और कफ, जो शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अष्टांग हृदयम इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये समझना जरूरी है कि कोई विशेष विष शरीर में जाकर इन दोषों में से किसे या किन्हें असंतुलित कर रहा है। क्या वो वात को बढ़ा रहा है जिससे दर्द, अकड़न जैसे लक्षण आ रहे हैं, या पित्त को दूषित कर रहा है जिससे जलन, सूजन, बुखार आ रहा है, या कफ को बिगाड़ रहा है जिससे भारीपन, सुस्ती, खुजली हो रही है। अच्छा, तो विष का इलाज सिर्फ विष को काटने वाली दवा देना नहीं था, बल्कि ये भी देखना था कि शरीर का संतुलन कहाँ बिगड़ा है और उसे ठीक करना है। बिल्कुल, उपचार को इस तरह ढाला जाता था कि वो न केवल विष के प्रभाव को निष्क्रिय करे, बल्कि बढ़े हुए दोषों को शांत करके शरीर की प्राकृतिक साम्यावस्था को भी फिर से स्थापित करे। ये उपचार को बहुत व्यक्तिगत मतलब पर्सनलाइज्ड बनाता था, क्योंकि एक ही विष का प्रभाव अलग अलग प्रकृति के लोगों पर थोड़ा अलग हो सकता है और उनका उपचार भी उसी अनुसार एडजस्ट किया जाता था। ये तो आधुनिक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसा कुछ लग रहा है। कमाल है। और स्रोत में एक और शब्द का जिक्र है जो मुझे बहुत उत्सुक कर रहा है, गर्विश। ये क्या चीज थी? हाँ, गर्विश ये एक बहुत ही विशिष्ट और थोड़ी कह सकते हैं चिंताजनक श्रेणी है। इसे हम कृत्रिम विष या मिश्रित विष या संयोजन विष कह सकते हैं। मतलब ये प्रकृति में यूं ही मिलने वाला विष नहीं है, बल्कि इसे अक्सर जानबूझकर दुर्भावना से तैयार किया जाता था। जानबूझकर मतलब पॉइजनिंग? हाँ, एक तरह से। ये कई चीजों, शायद कुछ कम विषैले पौधों, जानवरों के अंशों या अन्य पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता था। और खास बात यह है कि ये जरूरी नहीं कि तुरंत घातक हो। कई बार इसे ऐसा बनाया जाता था कि ये शरीर में धीरे धीरे जमा हो और लंबे समय बाद अपना बुरा प्रभाव दिखाए। ओह, स्लो पॉइजनिंग जैसा। बिल्कुल, जिससे व्यक्ति बीमार रहने लगे, कमजोर हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए और कारण भी स्पष्ट न हो पाए। इसे अक्सर भोजन या पेय में मिलाकर गुप्त रूप से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया जाता था। बाप रे, ये तो किसी षड्यंत्र या जासूसी कहानी जैसा लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि उस समाज में ऐसी साजिशें या गुप्त शत्रुता इतनी आम थी?
कि आयुर्वेद को इसके लिए एक अलग श्रेणी और उपचार विधि विकसित करनी पड़ी? देखिए, ग्रंथ सीधे तौर पर सामाजिक स्थिति पर तो टिप्पणी नहीं करता, लेकिन गर्विश पर एक पूरा अध्याय होना और उसके निदान और उपचार का विस्तृत वर्णन मिलना ये जरूर इशारा करता है कि इस तरह की जानबूझकर की गई विषाक्तता, मतलब इंटेंशनल पॉइजनिंग, एक ज्ञात समस्या थी। चिकित्सक इसके बारे में जागरूक थे और जिससे निपटने के लिए उनके पास तरीके भी थे। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल चर्चा नहीं लगती, बल्कि एक वास्तविक चिंता का समाधान प्रस्तुत करती है। तो वो पहचानते कैसे थे? वे बताते हैं कि कैसे गर्विश के लक्षणों को पहचाना जाए जो अक्सर अस्पष्ट हो सकते हैं, जैसे लगातार पाचन समस्याएं, त्वचा के रंग में बदलाव, कमजोरी वगैरह, और फिर उसके शरीर से निष्कासन और दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए क्या उपचार किए जाएं। ये सब सुनकर मतलब दंष्ट्रा चिकित्सा का इतना व्यापक होना, स्थावर जंगम वर्गीकरण, उपचार में मंत्र, औषधि बल का वो होलिस्टिक सिद्धांत, और फिर सर्पदंड से लेकर कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक कि इस रहस्यमय गर्विश तक का विस्तृत वर्णन, ये तो स्पष्ट है कि दंष्ट्रा चिकित्सा सिर्फ जहरीले जानवरों के काटने का प्राथमिक उपचार भर नहीं थी, ये तो बहुत ज्यादा था। वर्णित दंष्ट्रा चिकित्सा वास्तव में एक अत्यंत विकसित और व्यवस्थित विष विज्ञान था। ये सिर्फ आपातकालीन स्थितियों से निपटना नहीं सिखाता था, बल्कि विष की प्रकृति, उसके स्रोत, उसके प्रभाव और उसके निवारण का एक संपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करता था। ये दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय चिंतकों और चिकित्सकों ने जीवन की इस गंभीर चुनौती विषाक्तता को कितनी गहराई से समझा था। उन्होंने इसे न केवल पहचाना और वर्गीकृत किया, बल्कि इसके पीछे के सिद्धांतों को समझने और समाधान खोजने के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढांचा तैयार करने का प्रयास किया। ये केवल अनुभव आधारित टोटके नहीं थे, बल्कि एक विचारशील और तर्कसंगत प्रणाली थी। तो आज हमने अष्टांग हृदयम के पन्नों से विश्व विज्ञान की इस प्राचीन और समृद्ध परंपरा की एक वाकई दिलचस्प और गहरी झलक देखी। हमने जाना कि कैसे विषयों को उनके स्रोत के आधार पर स्थावर यानी स्थिर और जंगम यानी गतिशील जैसी तार्किक श्रेणियों में बांटा गया। ये कितना लॉजिकल था। हाँ, बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि उपचार का उनका दृष्टिकोण कितना समग्र था, जिसमें सिर्फ दवा औषधि ही नहीं, बल्कि रोगी की मानसिक और आत्मिक शक्ति, मंत्र और चिकित्सक की अपनी सूझबूझ, अनुभव और कौशल, बल, इन तीनों को बराबरी का महत्व दिया गया था। ये आज के होलिस्टिक हेल्थ के सिद्धांतों से कितना मिलता जुलता है। सही कहा। और हमने देखा कि उनका ज्ञान कितना विस्तृत और विशिष्ट था। अलग अलग तरह के सांपों के जहर में अंतर करने से लेकर सर्पदंश चिकित्सा, आम कीड़े मकोड़ों के डंक, कीट, लूतादि चिकित्सा, शरीर पर विष के प्रभाव को दोषों के संतुलन से जोड़कर देखने तक, और यहाँ तक कि जानबूझकर दिए जाने वाले कृत्रिम विष, गर्विश जैसे जटिल मुद्दे पर भी उनकी नजर थी और उसके लिए समाधान भी थे। हाँ, और ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ ऐतिहासिक रुचि का विषय नहीं है। ये हमें आज भी कई स्तरों पर सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कई ऐसी परतें हैं जिन पर और गहराई से विचार किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर यही गर्विश की अवधारणा को ही ले। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जानबूझकर जहर देने की ये समस्या उस प्राचीन समाज में कितनी व्याप्त रही होगी। इसके पीछे क्या सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक कारण रहे होंगे, और समाज या शासन इससे कैसे निपटता होगा। क्या इसके कोई कानूनी पहलू भी रहे होंगे जिनका जिक्र शायद चिकित्सा ग्रंथों में न हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और अगर हम आज के आधुनिक फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को देखें, जिसका काम अपराधों में इस्तेमाल हुए जहर की पहचान करना और उसके प्रभाव का विश्लेषण करना है, तो ये तुलना करना भी रोचक होगा कि अष्टांग हृदयम में वर्णित गर्विश के निदान और उपचार के तरीकों में और आज की तकनीकों में क्या समानता है या क्या मूलभूत अंतर हैं। क्या उस प्राचीन ज्ञान में आज के वैज्ञानिकों या चिकित्सकों के लिए भी कोई ऐसे सूत्र छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास, चिकित्सा, विज्ञान और मानव व्यवहार के जटिल और अक्सर अंधेर पहलुओं पर भी मनन करने के लिए उकसाता है।